दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह चंदन नाम के उस शख्स की कहानी है जिसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा उसकी 3 छोटी बेटियां होती हैं जिनकी उम्र 12 साल, 9 साल और 5 साल होती है। चंदन अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और उनकी हर जरूरतें पूरी करता था। एक दिन पहले ही चंदन अपनी मंझली बेटी जिसकी उम्र 9 साल थी उसका जन्मदिन बहुत ही अच्छे तरीके से मनाता है, लेकिन अगले ही दिन रात को वह अपनी पत्नी व तीनों बेटियों की गला काटकर हत्या कर देता है और उसके बाद खुद भी फांसी के फंदे पर झूल जाता है। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या ने पूरे गांव को दहला दिया था। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो दोस्तों, आखिर क्या है इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्राइम टेल्स। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, 16 अप्रैल 2022 को सुबह 7 बजे का समय था कि तभी पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिलती है कि प्रयागराज के थाना नवाबगंज के भागलपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है और पुलिस अधिकारी तुरंत ही घटना स्थल की ओर रवाना हो जाते हैं और कुछ ही समय में घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। जब पुलिस अधिकारी घर के अंदर कमरे में पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर दहल जाते हैं। दोस्तों, कमरे के अंदर बिस्तर पर साक्षी जिसकी उम्र करीब 37 साल थी, उसकी लाश खून से लथपथ पड़ी थी। किसी ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी थी। उसके बराबर में ही एक चारपाई पर उसकी 3 बेटियां जिनकी उम्र 12 साल, 9 साल और 5 साल थी, उन तीनों की भी लाश खून से सनी पड़ी थी। उन तीनों की भी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई थी। पूरे कमरे में खून ही खून फैला था। कमरे की दीवारें भी खून से सनी हुई थी। इसके बाद पुलिस अधिकारी घर के आंगन में पहुंचे तो वहां का नजारा भी दिल दहला देने वाला था। परिवार के मुखिया चंदन तिवारी की लाश छत पर लगे लोहे के जाल में साड़ी के फंदे से लटकी हुई थी। चंदन की उम्र करीब 42 साल थी। आंगन में चारपाई पड़ी हुई थी, उसके ऊपर प्लास्टिक की कुर्सी रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस कुर्सी पर चढ़कर ही चंदन ने फांसी लगाई हो। जांच में पुलिस को चंदन की लाश के पास से एक सुसाइड नोट मिलता है। पुलिस और छानबीन करती है तो घर के सामने एक खेत में खून से सना चापड़ मिलता है। इसके बाद पुलिस चंदन के भाई मुन्ना को फोन करती है और उसे घटना की जानकारी देती है। इसके कुछ देर बाद ही मुन्ना व परिवार के अन्य लोग भी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। दरअसल दोस्तों, पुलिस को चंदन के पास से जो सुसाइड नोट मिला था उसमें 11 नाम लिखे थे जिन्हें चंदन ने मौत का जिम्मेदार ठहराया था। इनमें जयप्रकाश और रामप्रकाश जो कि चंदन के साले थे, मंजू जयप्रकाश की पत्नी व सरिता रामप्रकाश की पत्नी थी और बाकी अन्य सहयोगियों के नाम थे। सुसाइड नोट में चंदन ने लिखा था कि उसके साले व ससुराल के लोग 2 गाड़ियों में भरकर आए थे और उसकी पत्नी व बेटियों की हत्या करके भाग गए। लेकिन पुलिस की जांच में यह बात तब गलत साबित होती है जब गांव के लोग बताते हैं कि रात में कोई भी वाहन गांव में आया ही नहीं था। दोस्तों, पुलिस अब चंदन, उसकी पत्नी और उसकी तीनों बेटियों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और मुन्ना की तहरीर पर चंदन के ससुराल वालों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। इसके बाद पुलिस चंदन के पास से मिले सुसाइड नोट के आधार पर अंदावा गांव में दबिश देती है और उन सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार करके थाने में ले आती है। दोस्तों, पुलिस की पूछताछ में वे सभी आरोपी बताते हैं कि चंदन से उनका प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी बहन यानी चंदन की पत्नी और उनकी बेटियों की हत्या नहीं की है। पुलिस ने उन सभी से कई तरह से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने इस हत्या से साफ इनकार कर दिया था। पुलिस को भी उनसे पूछताछ के बाद ऐसा लग रहा था कि उन्होंने चंदन के परिवार की हत्या नहीं की है, लेकिन फिर भी सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करती है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया जाता है।
दोस्तों, पुलिस अब अपनी जांच को और तेज करती है। इसके लिए वह चंदन के घर के आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि इसी मकान में संदीप भी किराए पर रहता है। वह चंदन की बेटियों को ट्यूशन भी पढ़ाता था, लेकिन 2 दिन से वह घर पर नहीं है। दोस्तों, अब पुलिस का शक संदीप पर पहुंच जाता है। पुलिस संदीप की मोबाइल लोकेशन के आधार पर प्रतापगढ़ से उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पुलिस संदीप से पूछताछ करती है, तो संदीप कई चौंकाने वाले खुलासे करता है। दोस्तों, संदीप से पूछताछ, सामूहिक जांच और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद इस हत्याकांड की जो हकीकत सामने निकल कर आती है, वह बहुत ही चौंकाने वाली होती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के थाना कोखराज में एक गांव है जिसका नाम है अंदावा। इसी गांव में राजनाथ तिवारी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी पार्वती, उनके 2 बेटे जयप्रकाश और रामप्रकाश व 2 बेटियां साक्षी और ज्योति होती हैं। राजनाथ तिवारी एक किसान थे और खेती बाड़ी करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। कुछ समय पहले राजनाथ का एक गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया था। जयप्रकाश व रामप्रकाश का मन खेती किसानी में नहीं लगता था, इसीलिए वे दोनों गांव छोड़कर लखनऊ आ जाते हैं और किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके अपना खर्चा चलाने लगते हैं। भाई बहनों में साक्षी सबसे बड़ी थी। साक्षी काफी सुंदर और चंचल स्वभाव की थी। गांव के युवक उसकी खूबसूरती के दीवाने थे, लेकिन साक्षी उनको घास तक नहीं डालती थी। पार्वती के घर मुन्ना तिवारी का आना जाना था, जो उसका दूर का रिश्तेदार था और पड़ोस के ही गांव भादवा में रहता था। मुन्ना अपने तीनों भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके मंझले भाई का नाम चंदन तथा छोटे भाई का नाम विवेक था। मुन्ना के पिता पंडिताई का काम किया करते थे और 9 बीघा जमीन और 3 मकान के मालिक थे। पार्वती के घर आते जाते मुन्ना की निगाह उसकी जवान बेटी साक्षी पर पड़ी, तो वह उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करने लगता है। मुन्ना जब भी पार्वती के घर आता तो साक्षी के लिए कुछ ना कुछ उपहार जरूर लेकर आता। उपहार देखकर साक्षी खुश हो जाती थी। धीरे धीरे अब साक्षी मुन्ना की तरफ आकर्षित होने लगी थी। दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा, तो एक दिन मुन्ना साक्षी को भगा कर ले जाता है। हालांकि मुन्ना पहले से ही शादीशुदा था। पार्वती को जब यह पता चलता है तो बदनामी के डर से वह मुन्ना के घर वालों से संपर्क करती है और उनसे बेटी को वापस करने की गुहार लगाती है। उधर मुन्ना की पत्नी आरती को जब यह पता चलता है कि उसका पति एक कुंवारी लड़की को लेकर भाग गया है, तो वह घर में बखेड़ा शुरू कर देती है। उसके बाद वह अपने स्तर पर उन दोनों का पता लगाती है और पति पर दबाव बनाकर साक्षी को उसकी मां को सौंप देती है। दोस्तों, साक्षी के भाग जाने से पार्वती की समाज में काफी बदनामी हो गई थी। अब उसे साक्षी के विवाह की चिंता सताने लगी थी। वह दोबारा कोई गलत कदम न उठा दे, इसीलिए पार्वती जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर देना चाहती थी। लेकिन समाज में बदनामी के कारण साक्षी के रिश्ते के लिए कोई जल्दी से हाँ नहीं भर रहा था। मुन्ना साक्षी से अलग नहीं रहना चाहता था, तो वह पार्वती की इस मजबूरी का फायदा उठाकर एक चाल चलता है और किसी तरह पार्वती को राजी करके साक्षी की शादी अपने मंझले भाई चंदन से करा देता है। चंदन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संविदा पर काम करता था। शादी के बाद साक्षी चंदन के साथ रहने लगती है। दोस्तों, प्रॉपर्टी के विवाद के चलते चंदन की अपने भाइयों से ज़्यादा बनती नहीं थी। जमीन और घर के बंटवारे को लेकर अक्सर उसका अपने भाइयों के साथ झगड़ा होता रहता था। इसी कारण से चंदन अब अपनी ससुराल अंदावा में रहने लगता है और भारी कर्ज लेकर एक आलीशान मकान भी बना लेता है। ससुराल में रहते हुए चंदन ने कुछ ही सालों में अपना सिक्का जमा लिया था और यही नहीं, अपनी सास पार्वती को बहला फुसलाकर 16 बिस्वा जमीन भी अपने नाम करवा लेता है। ससुराल में रहते हुए ही चंदन 3 बेटियों का बाप भी बन जाता है। वह अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था और अपनी पत्नी और बेटियों की हर जरूरत को पूरा करता था। वह खुद भी बड़े ठाट बाट से रहता था। अपने शौक पूरे करने के लिए वह किसी से कर्ज लेने से भी गुरेज नहीं करता था। अंदावा का ही रहने वाला पुष्पराज, जो कि सुनार का काम करता था और लोगों को ब्याज पर पैसे देता था। चंदन ने भी अपने खर्चे पूरे करने
वह आलीशान मकान बनाने के लिए करीब 20 लाख रुपए का कर्ज पुष्पराज से ले रखा था। अपने पैसे मांगने के लिए वह अक्सर चंदन के घर आता था और पैसे न लौटाने पर वह उसे कई बार धमका भी चुका था। दोस्तों, चंदन कुछ रंग मिजाजी किस्म का आदमी था। ससुराल में रहते हुए ही उसके अपनी कुंवारी साली ज्योति से अवैध संबंध हो गए थे। एक दिन पार्वती चंदन और ज्योति को बाहों में बाहें डाले बिस्तर पर लेटे हुए देख लेती है तो वह चौंक जाती है और बेटी और दामाद को खूब फटकार लगाती है। इसके बाद वह साक्षी को भी सतर्क कर देती है और चंदन पर नजर रखने के लिए कहती है। दोस्तों, चंदन पर नजर रखने का परिणाम यह हुआ कि एक दिन साक्षी भी चंदन और ज्योति को बिस्तर पर एक साथ देख लेती है। उसके बाद तो घर में खूब हंगामा होता है। वह उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाती है और अपनी बहन ज्योति को चेतावनी देती है कि चंदन से दूर रहे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन साक्षी की चेतावनी के बाद भी ना तो ज्योति ही मानी और ना ही चंदन। उन दोनों को जब भी मौका मिलता वे कहीं ना कहीं मिल ही लेते थे। दोस्तों, चंदन के साले रामप्रकाश और जयप्रकाश लखनऊ में नौकरी करते थे। उन दोनों को जब यह पता चला कि उनके बहनोई ने पार्वती को बहला फुसला कर 16 बिस्वा जमीन अपने नाम करवा ली है और ज्योति को भी बहला फुसला कर उसके साथ अवैध संबंध बना लिए हैं, तो उनका माथा ठनक जाता है। इस बात के चलते दोनों नौकरी छोड़कर गांव में आ जाते हैं और गांव में खेती करने लगते हैं और ज्योति पर भी नजर रखने लगते हैं। इसी दौरान रामप्रकाश और जयप्रकाश की शादी भी हो जाती है। दोस्तों, एक दिन चंदन और उसके दोनों सालों के बीच झगड़ा हो जाता है तो घर के सभी लोग चंदन को ससुराल छोड़ने की चेतावनी देते हैं। इसके बाद चंदन मजबूर होकर नवंबर 2021 में अंदावा स्थित अपनी ससुराल के घर को छोड़कर खागलपुर गांव में परिवार सहित किराए पर रहने लगता है। यहाँ पर रहकर वह पशुओं की खरीद फरोख्त का व्यापार करने लगता है, लेकिन इस व्यापार में उसे उतनी आमदनी नहीं हो रही थी जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सके। कभी कभी गृहस्थी को चलाने के लिए उसे कर्ज भी लेना पड़ता था। इसी मकान में संदीप भी किराए पर रहता था। वह यहाँ रहकर नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। जल्दी ही संदीप की दोस्ती चंदन से हो जाती है और वह उसकी तीनों बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने लगता है। साक्षी और चंदन के बीच रिश्ते सामान्य नहीं थे। अक्सर कर्जदारी और ज्योति के साथ नाजायज संबंध को लेकर उन दोनों में झगड़ा होता रहता था। चंदन पर करीब 20 लाख रुपए का कर्ज था जो कि उसने पुष्पराज सुनार से लिया हुआ था। चंदन भी घर के क्लेश और कर्जदारी से परेशान हो गया था। वह अपने मन की सारी बातें संदीप के साथ शेयर किया करता था। कभी कभी तो बातों ही बातों में चंदन ऐसी बातें कर देता था जिसे सुनकर संदीप भी कांप जाता था। दोस्तों, चंदन को अब अपना जीवन नीरस लगने लगा था क्योंकि उसने ससुराल में कर्ज लेकर जो आलीशान मकान बनाया था वह भी उससे छीन चुका था और जो जमीन उसने अपनी सास पार्वती से अपने नाम करवाई थी वह भी उसके सालों ने छीन ली थी और उसकी साली ज्योति जो उसके जीवन में खुशी का रस घोलती थी वह भी उससे दूर हो गई थी। अब चंदन को लगने लगा था कि उसके जीने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन फिर उसे लगता कि अगर उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया तो उसकी बेटियों का क्या होगा, उनको कौन संभालेगा। एक दिन काफी सोच विचार के बाद चंदन अपनी जिंदगी समाप्त करने से पहले अपने परिवार को खत्म करने का फैसला कर लेता है। दोस्तों, 12 अप्रैल 2022 को चंदन अपनी बीच वाली बेटी जिसकी उम्र 9 साल थी उसका जन्मदिन बड़े अच्छे से मनाता है। जन्मदिन में शामिल होने चंदन का बड़ा भाई मुन्ना और भतीजा भी आता है। किराएदार संदीप भी जन्मदिन में शामिल होता है, लेकिन चंदन अपने इस खतरनाक इरादे की भनक किसी को नहीं लगने देता। जन्मदिन मनाने के बाद अगले दिन संदीप किसी काम से प्रतापगढ़ चला जाता है। दोस्तों, 15 अप्रैल 2022 की रात को 8 बजे चंदन अपनी पत्नी व बेटियों के साथ खाना खाता है। इसके बाद चंदन की पत्नी साक्षी घर का काम निपटा के कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाती है और उसी के बराबर में चारपाई पर उसकी तीनों बेटियां सो जाती हैं।
इधर चंदन को आज नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। काफी देर तक वह घर में इधर उधर चहलकदमी करता रहा। कुछ देर बाद जब उसकी पत्नी और तीनों बेटियां गहरी नींद में सोई हुई थी, तब चंदन एक चापड़ लेकर उनके कमरे में जाता है और सबसे पहले अपनी पत्नी साक्षी के गले पर वार करता है, जिससे उसका गला कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद बारी बारी से वह अपनी तीनों बेटियों को भी मौत की नींद सुला देता है। पत्नी व बेटियों की हत्या करने के बाद वह उस चापड़ को घर के सामने वाले खेत में छुपा देता है और वापस घर में आकर एक सुसाइड नोट लिखता है, जिसमें वह अपने दोनों साले व सलहज सहित 11 लोगों को हत्या का आरोपी बताता है। दोस्तों, इसके बाद चंदन घर के आंगन में आता है और छत के जाल में साड़ी बांधता है और उसका फंदा बनाकर फांसी लगा लेता है और इस तरह से वह अपनी पत्नी साक्षी व तीनों मासूम बेटियों और खुद की जीवन लीला को समाप्त कर देता है। चंदन के सुसाइड नोट के आधार पर जो 11 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनसे 302 का मुकदमा हटा दिया जाता है और 309 के तहत नया मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।